मौजूदा वक्त में सूबे में नई शराब नीति पर सियासी पारा हाई है। भले ही शिवराज सरकार नई शराब नीति का स्वागत कर रही हो, लेकिन विपक्ष नई शराब नीति को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है। अब कमलनाथ के मदिरा प्रदेश वाले बयान पर सियासत में भूचाल आ गया है। कमलनाथ पर आरोपों की झड़ी सी लग गई है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने प्रदेश की छवि बदलकर मदिरा प्रदेश कर दी है। यहाँ राशन महंगा और शराब सस्ती है। समझते थे मध्य प्रदेश, अब जब हम कहते हैं एमपी से हैं, कहा जाता है ये मदिरा प्रदेश है। तो एमपी का पूरा नाम मदिरा प्रदेश बन चुका है। शिवराज सरकार ने जो सस्ती शराब बेचने का फैसला किया था, ये मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, तो शिवराज जी ने सोचा कि अच्छे दिन मैं लाता हूँ, सस्ती शराब, घर घर में शराब, महंगा राशन और सस्ती शराब, ये इनका मोटो है। इधर जैसे ही कमलनाथ का बयान क्या आया, बीजेपी मुखर हो गई। बीजेपी नेताओं ने कमलनाथ पर हमले शुरू कर दिए। सीएम से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और गृह मंत्री ने कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की माटी से, यहाँ के संस्कारों से, यहाँ की संस्कृति से लगाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश का अपमान है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि ये मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस की सरकार घर घर शराब पहुंचाने का काम करने वाली थी, जबकि शिवराज सरकार ने 10 साल में एक भी नई शराब की दुकान नहीं खोली। लाइसेंस के नियम को आसान करने की नीति कमलनाथ सरकार ने बनाई। आपने ऑनलाइन शराब बिकेगी, आपकी नीति बनती थी तो ठेकेदारों के लिए बनती थी, दबाव में बनती थी। भारतीय जनता पार्टी की नीति है नशे को हतोत्साहित करने के लिए, माता, बहन और बेटी के सम्मान को बरकरार रखने के लिए। आप हमारा विरोध करें लेकिन मध्य प्रदेश का अपमान ना करें। कम से कम मध्य प्रदेश के लिए तो आपके मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। आपने प्रदेश का अपमान किया, जनता इसे सहन नहीं करेगी। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का जो अपमान किया है, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये जो ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाया है, जनता इसको अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान किया, ये घोर निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूँ। ये वही कमलनाथ जी हैं जो महिलाओं के लिए अलग से शॉप बार खोल रहे थे। ये वही कमलनाथ जी हैं जो होम डिलीवरी करा रहे थे शराब की। इनको शराब पर बोलने का हक ही नहीं है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है कि 10 साल में एक भी नई दुकान नहीं खुली है। ऐसे निर्णय जिनसे शराब से पीने से लोग दूर हों, वो निर्णय सिर्फ शिवराज सरकार कर रही है। ये पहली दफा नहीं है जब कमलनाथ के किसी बयान पर सियासी घमासान मचा हो। इससे पहले भी कमलनाथ के बयान पर सियासी भूचाल आ चुका है। अब एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर कमलनाथ हैं। वहीं नाथ के मदिरा प्रदेश वाले बयान को मुद्दा बना रही बीजेपी इसे कहां तक लेकर जाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कौन कर रहा मध्य प्रदेश को बदनाम? क्या नई रणनीति का हिस्सा नाथ का बयान? मदिरा प्रदेश वाले बयान पर क्यों बिफरी भारतीय जनता पार्टी? नई शराब नीति पर क्यों झूम रही सियासत? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहमन दावे न दबे जाने सकल जहान। रहीम दास जी ने कहा है कि
बात मदिरा पान की आएगी या मदिरा के विषय में कोई भी बात आएगी, चूंकि उसकी सामाजिक स्वीकार्यता नहीं है तो उसके विषय में कोई बात उठेगी तो वो दूर तक जाएगी, वो दबेगी नहीं। अब मध्य प्रदेश में जो नई शराब नीति आई है कि उसमें आहते बंद किए जाएंगे, इस पर कांग्रेस पहले दिन से हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि नया कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ और एक चुनावी जो स्टंट है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम शराब को हतोत्साहित करना चाहते हैं। जो शराब पीने की आदत है उसको हम सामाजिक स्वीकार्यता के लिए एक माहौल बनाना चाहते हैं कि शराब पीने की आदत खराब है। वहीं इस पूरे मामले पर जो कांग्रेस है वो लगातार हमलावर है और कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की शराब नीति के बाद मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कह दिया और मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहते ही भारतीय जनता पार्टी का पारा 7वें आसमान पर हुआ और उन्होंने इसे प्रदेश की जनता का अपमान बताया, प्रदेश को बदनाम करने की साजिश बताया और यह भी कहा कि जब महिलाओं के लिए अलग से लिकर आउटलेट्स खोलने की बात कर रही थी कांग्रेस जब सरकार में थी, तब उसके दिमाग में ये विचार नहीं था। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं ब्रजगोपाल लोया जी, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, संतोष सिंह गौतम जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं, देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल संतोष जी, मदिरा प्रदेश कमलनाथ जी ने कहा तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर आपत्ति है। उन्होंने कहा ये प्रदेश को बदनाम करने की बात है और प्रदेश का प्रतीक चिन्ह आप मदिरा नहीं बना सकते, जिस प्रदेश को टाइगर स्टेट के तौर पर जाना जाता हो। अब तो चीते भी आ गए हैं, तो प्रदेश की पहचान शराब से जोड़ना ठीक नहीं है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने एक पॉलिटिकल स्टैंड लिया है। क्या कहेंगे? देखिए रवीन जी, एक बात तो स्पष्ट है कि कमलनाथ जी ने जो कहा वो मध्य प्रदेश की सच्चाई है, क्योंकि जिस प्रकार से शराब दुकानों की संख्या कंपोजिट दुकानों के नाम पर डबल कर दी गई, इसका मतलब जहां पर देशी शराब की दुकान होगी वहीं पर विदेशी शराब बेची जा सकती है और जहां विदेशी शराब की दुकान थी पहले वहां देशी शराब बेची जाएगी। तो इसका मतलब यह हो गया कि मध्य प्रदेश में शराब दुकानों की संख्या न केवल दुगुनी कर दी गई, बल्कि जिस प्रकार से शराब माफिया यहाँ पर अनियंत्रित होकर गुजरात में शराब की तस्करी कर रहे थे या किसी अन्य प्रदेश में तस्करी कर रहे थे, तो उनको रोकने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं है। माफिया बिल्कुल जनता का, जिस तरीके से कहते हैं कि जनता को शराबमय बना दिया पूरे मध्य प्रदेश को, तो मदिरा प्रदेश अगर कमलनाथ जी ने कहा है तो मैं समझता नहीं कुछ इसमें गलत है। और इसमें गलत है तो ये गलती सबसे पहले नवीन जी की थी शिवराज सिंह चौहान ने। 14 जनवरी 2020 को जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी तो उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से यह रायशुमारी करानी चाहिए थी शिवराज सिंह चौहान ने कि यह मध्य प्रदेश है या मदिरा प्रदेश। आप चाहें तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ शेयर कर सकता हूं। तो सबसे पहले मदिरा प्रदेश की बात जब अगर शिवराज सिंह कहें तो फिर गलत हो जाता है, मतलब वो बात सही है, और अगर कांग्रेस कह देगी तो वो बात गलत है। मैं ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का अपमान इस बात से हो रहा है कि यहाँ पर बहु बेटियों का रहना मुश्किल हो रहा है, शराबियों के कारण आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है लोगों की, जिस प्रकार से जो उनके साहूकारों से कर्ज लेना पड़ रहा है शराबियों को, उसको रोकने के लिए कुछ नहीं है। ये जो नई शराब नीति इसमें ये लेके कहीं इस बात को मेंशन नहीं किया गया। अगर आप आए गौतम जी तो क्या करेंगे आप? अगर आप आए, हमारी सरकार यदि बनती है तो इसमें हम एक जनमत सर्वेक्षण भी करा सकते हैं इसमें कि क्या जनता चाहती है, क्योंकि देखिए अगर आय के साधन के लिए अगर शराब को बेचना जरूरी है, अब जनता पे अगर इस पे जनमत संग्रह कराएंगे तो जनमत संग्रह कराएंगे तो फिर तो वो तो जनता ये भी कहेगी कि जुए के फड़ भी लगवा दो फिर तो साथ नहीं बिल्कुल जनमत संग्रह में जनता अपने हितों के विरुद्ध कोई बात थोड़ी करेगी। बिहार में भी शराबबंदी हुई है, गुजरात में भी शराबबंदी हुई है, वहाँ जनमत संग्रह नहीं हुआ है और पूरी तरह असफल है दोनों प्रदेशों में। गुजरात जितनी शराब की तस्करी कहीं नहीं होती और बिहार में जो शराब से मौतें हो रही हैं। और जी मैं वही कह रहा हूं कि जनहित में जो भी अच्छा निर्णय होगा वो कांग्रेस की सरकार नहीं, लेकिन मेरे को लगता है गौतम जी सोच लीजिए निर्णय, क्योंकि जब आप इस पर
जब आप ये कहेंगे कि इनकी नीति गलत है तो ये प्रश्न भी शायद कोई भूले भटके पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछते। एक चीज मैं बिल्कुल कर दूं नवीन जी, कि इन्होंने जो कंपोजिट शराब की नीति बनाई है, कांग्रेस सरकार उसके खिलाफ है और हम उस पर पुनर्विचार करने की बात करेंगे। और हमारी सरकार बनेगी तो कंपोजिट दुकानों के माध्यम से जो शराब की दुकानों की संख्या डबल कर दी गई है, निश्चित ही कांग्रेस सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। बिल्कुल। ब्रजगोपाल जी, ये जो कंपोजिट का आपने फॉर्मूला दिया है, वहीं देशी वहीं विदेशी, और अब तो एक और पारंपरिक शराब भी, जिसको क्या एक नाम दिया है आपने, हेरिटेज, तो धरोहर की शराब, मतलब हमारी विरासत की शराब, तो वो भी लगे हाथ 3-4 कर दो उसके प्रकार। जी, मैं इनकी पूरी बात आपको बताऊं। पहले तो ये कंपोजिट दुकानों की जिनकी ये चर्चा कर रहे हैं, ये 1999 से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के दौरान भी थी। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी। दूसरी बात, कांग्रेस का चाल अलग है, चेहरा अलग है और चरित्र अलग है। कांग्रेस बात कुछ भी करे, जब कमलनाथ जी सरकार में थे तो महिलाओं के लिए पृथक से शराब दुकान खुलवा रहे थे, और जब राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में सरकार में है, आपको याद होगा 2018 में जब छत्तीसगढ़ में इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो हाथ में गंगा जल लेकर सौगंध खाई थी। वो आज छत्तीसगढ़ की सरकार होम डिलीवरी करवा रही है सरकार शराब की, और राजस्थान की सरकार ने जो शराब दुकानें हैं उनके समय को 2 घंटे बढ़ाया है। अकेला इकलौता राज्य है पूरे देश में जहां 12 बजे तक शराब दुकानें और जो बार हैं वो खुलने की अनुमति है। तीसरी बात, जो मध्य प्रदेश के बारे में मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाइए, सरकार पर आरोप लगाइए, परंतु इसका तो ध्यान रखिए कि उन पर आरोप लगाते लगाते आप मध्य प्रदेश पर उंगली उठा देते हैं, आप मध्य प्रदेश को बदनाम करने की साजिश करते हैं। और चौथी बात जो सबसे खास है कि खुद कोई ओपिनियन नहीं देंगे, खुद की कोई राय नहीं बताएंगे, कभी किसी नाम पर कभी किसी नाम पर। इनकी जो जितने स्टेट है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि जितने भी स्टेट है कांग्रेस रूल, उनमें शराब नीति क्या है जरा इसको आप देखिए, और जब उनकी आप नीति देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में ये केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, जनता को बहलाने का काम कर रहे हैं। और चौथी बात, जो अंतिम बात है, वो बात ये है कि कमलनाथ जी केवल पहले ये घोषित करें कि उनका खुद का एजेंडा क्या है। इसको कहने से काम नहीं चलेगा कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, क्योंकि सरकार में आप आने वाले हैं नहीं। तो जब आपको सरकार में नहीं आना है तो ये कुछ नहीं है। तो प्रश्न ये जो है कि आप केवल इस नाम से मध्य प्रदेश को बदनाम करते हैं, मध्य प्रदेश के आम नागरिक को बदनाम करते हैं। सरकार की बदनामी के साथ आप मध्य प्रदेश को बदनाम करना बंद करिए और अपनी नीतियों को और अपने जो आचरण है अन्य राज्यों में भी है और आपकी सरकार के दौरान जो थे उन पर थोड़ा गंभीरता से विचार करें। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देवदत्त दुबे जी, जो मदिरा प्रदेश की बात है, अभी जिस प्रकार की शराब की नीति सरकार लाई है कि अहाते बंद किए हैं, सिर्फ ये है कि अब जो बैठकर पीने की जो उत्तम व्यवस्था, इस नाम के जो बोर्ड लगे रहते थे, बस वो व्यवस्था बंद हुई है। बाकी आप खड़े होकर पी सकते हैं या किसी कॉर्नर को पकड़कर पी सकते हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो खाली पड़े तमाम सार्वजनिक स्थल होते हैं, चाहे स्कूल्स हों, जो लगभग सुनसान रहते हैं शाम के वक्त, आउटर्स के एरिए हों, आउटर्स पे ढाबे जो होते हैं, जब ये नहीं थी अहातों की व्यवस्था, तब सरकार ने ये कहा था कि ये अहाते इसलिए हैं कि लोग कहीं भी खड़े होकर पी रहे हैं, बैठ के पी रहे हैं, फिर वो सड़क पर उत्पात मचाते हैं, तो एक जगह पर शांत होकर पिए, इसलिए व्यवस्था थी। और बाहर ढाबों पर इस प्रकार की अवैध सप्लाई हो जाती थी। तो अब जब ये व्यवस्था भंग हुई, बाकी कुछ भंग नहीं हुआ है, सिर्फ बैठकर पीने की व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था समाप्त हुई है, बाकी और व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं। तो वो किसी और मुद्रा में और किसी और स्थान का चयन कर सकते हैं, और वो चयन अवैध उगाही का कारण भी बन सकती है अगर सरकार के महकमों की इच्छा शक्ति ठीक न हुई। सरकार की इच्छा शक्ति पर एक बार संशय नहीं हो, लेकिन एग्जीक्यूशन जिनको करना है उनके लिए ये निर्णय चांदी काटने जैसा है। बिल्कुल, जिस तरह से दोनों दल अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं, जैसे कई लोग होता है मना करते हैं और पी भी लेते हैं धीरे से, छुपके से जाके। आपने बारात शादियों या कार्यक्रम देखो, सार्वजनिक मना करेंगे, फिर पीछे से पी आएंगे। तो दोनों ही दलों की सरकारों के हंस रहे हैं कि राजस्व चाहिए है, और ये ध्वनित नहीं होने देना चाहते कि हम शराब के पक्षधर हैं, बेचने के पक्षधर हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं।
तो कुआं और खाई की स्थिति हो गई है। लेकिन कोई वो नहीं है, लाख छुपा लो तुम अपनों को दूसरों की नजरों से, पर मन से छुपा कोई पाप नहीं होता है। आप कितनी अपनी अपनी सफाई दो, कितने तर्क दो, दोनों जन के स्क्रीनशॉट है, ट्वीट है, बयान है, सब कुछ है और दोनों देखे भी है। आपने देखा कि जिसको अमल करवाना है किसी भी कानून को, वो नीचे का अमला है। अभी जब अहाते थे तो पुलिस वाले चेकिंग अहाते के बाहर लगाते थे कि आप पी के निकलो और हम चालान बनाएं या फिर कुछ पैसा दे के छोड़ दें। तो ये तो हंस रहे होता है। तो आप इसके लिए मत परेशान होइए। ये जनता ईश्वर की कृपा से बहुत जागरूक हो गई। 72-73 साल लोकतंत्र को हो गए, आजादी को, वोट डालते हुए, समझते हुए नेताओं को। तो वो सब समझ रही है कि कौन क्या कह रहा है, और किसी के कहने से कोई प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं हो जाएगा। चाहे पहले शिवराज जी ने कहा हो, चाहे अब कमलनाथ जी कह रहे हो। ये प्रदेश शांति का टापू है, ये हृदय स्थल है, ये आदिवासियों का। हाँ, लेकिन सर अभी एक स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट थी कि 27% पीने वाली महिला सदस्यों का इजाफा हुआ है, मतलब 27%। ये मध्य प्रदेश की रिपोर्ट है। मतलब तो मतलब हो सकता है कि लोगों को यहाँ पीने का शौक नहीं हो, और वो होता ही नहीं है। मतलब पीने का शौक नहीं, पीते हैं गम भुलाने को। तो तकलीफें इस समय पे ज्यादा हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, तो अपने 2 घूंट ले लिए जिंदगी के अपने शांति से। अरे अभी कई बार ऐसा हुआ, जब गर्ल्स हॉस्टल में चेकिंग हुई पुलिस की, तो वहां वो बोतलें मिली शराब की, बियर की, सबकी। तो ये तो खुलेआम, क्योंकि बहुत विस्तृत आजादी हो गई है। आप उनकी दुकानों के वो तो देखो। मैं तो इसको ये मानता ही नहीं हूँ सर कि भाई कोई भी चीज जो महिला और पुरुष के उससे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि एक नया वर्ग पीने वाला बढ़ गया है, तो खपत बढ़ी है। बहरहाल वापस आऊंगा ब्रज गोपाल जी। देखिए, आप हतोत्साहित करने का प्रयास करिए, लेकिन जो आंकड़े हैं उसमें लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं, और प्रोत्साहित हुए हैं। 27% तो महिलाओं का, पीने वाली महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है। बाकी पुरुषों को तो पहले ही, पुरुषों को तो हमारे देश में छूट है। चूंकि ऐसे सारे चीजें जब अपन महिलाओं को देखते हैं, तब उनके ऊपर अपने प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अरे, महिला शराब पी रही, महिला सिगरेट पी रही। अगर पुरुष पी रहा है तो पुरुष पी सकता है, क्योंकि उसके फेफड़ों में अलग प्रकार के जो भी उसके ऑर्गन्स होंगे वो अलग प्रकार के होंगे। चूंकि पुरुष दिया है तो उसको नुकसान होता नहीं होगा, और उससे सामाजिक व्यवस्था भी भंग नहीं होती होगी। तो लेकिन ये जो वर्ग जोड़ा है, तो खपत बढ़ी है। अब पीने की जो उत्तम व्यवस्था सिर्फ आपने समाप्त की है, और जो गौतम जी ने सवाल उठाया था कि कंपोजिट करके एक ही जगह पर दोनों चीजें मिल रही हैं। मतलब थोड़ा सा जो अंग्रेजी शराब होती है थोड़ी महंगी होती है, तो ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक लोग लेके वो इतना तो समझते हैं कि कहाँ पीना है, कहाँ नहीं पीना, और उसके बाद बिहेव कैसे करना है। और अब देसी अंग्रेजी सब एक जगह है, आपने एकदम मिलन करा दिया दोनों का। तो बस सिर्फ पीने की व्यवस्था समाप्त भर होने से कैसे हतोत्साहित हो जाएगी शराब के प्रति लोगों की रुचि, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए नवीन जी, केवल एक ही काम नहीं हुआ है कि अहाते बंद हुआ है। इसके पहले भी एक काम हुआ था। मां नर्मदा के पावन तट से 5 किलोमीटर दूर की दुकानें हटी थी, तब भी शिवराज जी ने एक बड़ा निर्णय किया था। उसके बाद ये निर्णय हुआ। एक और निर्णय इस दौरान हुआ था, आपको ध्यान में होगा कि जो ये आपको याद होगा कि एक समय ऐसा था कि पाउच में शराब आया करती थी, जो देशी शराब होती है वो पाउच में आया करती थी, वो भी बंद करने का काम किया। तीसरी बात, जो सबसे खतरनाक सामाजिक पहलू है कि ड्रिंक एंड ड्राइव, उस पर लगाम लगाने के लिए हमने 2000 से ज्यादा इसके लिए चेक पॉइंट बनाए। जो मशीन होती हैं वो पुलिस महकमे को उपलब्ध कराएं। माननीय गृह मंत्री जी ने इसके लिए पुलिस को अतिरिक्त निर्देश दिए कि इनकी ज्यादा से ज्यादा जांच हो कि ड्रिंक एंड ड्राइव में ज्यादा से ज्यादा कमी आए। हाँ, बिल्कुल सच है कि समाज में शराब एक सामाजिक बुराई है, परंतु जो आप अभी हेरिटेज की और बात कर रहे थे, तो अलीराजपुर, झाबुआ, धार, हमारा मंडला, बैतूल, अनूपपुर, शहडोल, इनमें जो हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जहाँ कल्चर है, वो उनमें उनको घर बनाकर पीने की अनुमति है। और आप जब जाते हैं तो आप भी देखते हैं कि वहां महिलाएं महुआ और गुड़ खरीद कर ले जाती हैं और अपने घर शराब बनाती हैं। तो हमें बहुत सारी संस्कृतियों का भी ध्यान रखना है। और जिन लोगों ने लाठी डंडे और कानून की जोर से शराब बंद करने की कोशिश की, वो बिहार की स्थिति आप देख रहे हैं। मुझे कहने में साफ गोई से कहता हूं
कि गुजरात में मृत्यु दर नकली शराब पीने से सर्वाधिक है। बिहार में स्थिति ये है कि वह लाखों लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो गए, परंतु उन्होंने शराब पीना बंद नहीं किया। वहां जो ट्रेनें सीमावर्ती प्रांत हैं, उन सीमावर्ती प्रांतों में ट्रेनें भरी हुई जाती हैं और सीमा के बाहर पीकर आते हैं। शराब छुपाने का ऐसा कोई तरीका नहीं है जो वहां की बिहार की जनता उपयोग नहीं कर रही। तो क्या हम मध्य प्रदेश को इस भंवरजाल में फंसाना चाहते हैं? ये जो इनका राजनीतिक एजेंडा है, मैं ये कहता हूं कि आप सामाजिक एजेंडा लाइए। भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा भारती जी पूर्व मुख्यमंत्री है, वो शराब के खिलाफ आंदोलन चला रही है। इसके अलावा मैं आपको 50 नाम बता दूंगा जो आंदोलन चला रहे। कांग्रेस एक नेता का नाम बता दे कि हमारा फला नेता शराब के विरुद्ध आंदोलन चला रहा है। अपन खुद पार्टी कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं और इसके बाद मीडिया के सामने आकर अपन इस तरह संतोष जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। संतोष जी ने पूरा धैर्य पूर्वक सुना, संतोष जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। संतोष जी, देखिए नवीन जी, एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो शराब के अहाते बंद करने का जो निर्णय शिवराज सरकार ने लिया है, ये कोई सामाजिक बड़ी भावना से नहीं लिया है या समाज के प्रति लोगों की सोच के कारण नहीं लिया है। ये तो उमा भारती और इनकी जो गुटबाजी की लड़ाई थी, आपसी वर्चस्व के लिए जो लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो उमा भारती के अहम की तुष्टि के लिए ये फैसला लिया है। लेकिन अगर उमा भारती जी के अहम की तुष्टि सिर्फ उत्तम व्यवस्था के साथ तुष्ट हो जाती है तो नवीन जी मेरी बात प्लीज, मैंने पूरे ध्यानपूर्वक सुना, तो कृपया मुझे मौका दे पूरी जी बिल्कुल आपको उतना मिलेगा। वो तो मैं बीच में बोलूंगा तो आगे बढ़ाऊंगा समय। जी थैंक यू नवीन जी। तो मैं वही कह रहा हूं कि आपने बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि उत्तम व्यवस्था भंग की है, और बाकी जगह अब क्या हो गया कि एक जगह व्यवस्था भंग कर दी है, लेकिन अब पूरे शहर और पूरा प्रदेश मदिरालय में तब्दील होने की संभावना हो गई है। कोई सड़क पर पिएगा, कोई पार्क में पिएगा, कोई मंदिर के प्रांगण में पिएगा। तो इस बात को कौन रोकेगा? और आपने बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छी बात कही कि इससे तो वसूली के साधन उत्पन्न हो जाएंगे पुलिस के लोगों के लिए और कई लोगों के लिए। तो इस प्रदेश के अपराध बढ़ेंगे, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होंगी। तो इन सब सामाजिक पहलुओं पर भी ध्यान करके विचार पूर्वक इस कदम को उठाना चाहिए था, कि न कि चुपचाप उमा भारती के दबाव में एक फैसला इन्होंने ले लिया। दूसरा, मैंने कहा कि कंपोजिट शराब दुकानों के माध्यम से जब दुकानों की संख्या डबल कर दी गई, तो इसको शराब के हतोत्साहित करने का कैसे कारण मानेंगे? कैसे मान लिया जाए कि शराब को हतोत्साहित करेंगे इस फैसले से? तो और दूसरी बात, इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने प्रदेश को बदनाम किया है, ये कहकर कि मदिरा प्रदेश में तब्दील हो गया मध्य प्रदेश। इनसे पूछिए कि 14 जनवरी 2020 को जो ट्वीट आया था शिवराज सिंह जी का, क्या वो फेक था, नकली था? कांग्रेस नकली स्क्रीनशॉट दिखा रही है। इनसे पूछ लीजिए कि अगर शिवराज सिंह कोई ट्वीट करते हैं, तो वो प्रदेश की गरिमा बढ़ाने वाला होता है। देवदत्त जी अगर कोई ट्वीट करते हैं तो उससे प्रदेश बदनाम हो जाता है। देवदत्त जी, सरकार का अपना एजेंडा है। कांग्रेस के पास अब ये मौका है कि कांग्रेस सरकार की शराब नीति का विरोध कर रही है, तो वो इस पर अपने वचन पत्र में एक स्पष्ट एजेंडा लेकर आए कि वो इसे हतोत्साहित करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए या सुव्यवस्थित करने के लिए क्या प्रयास करेगी। लोगों की दिलचस्पी इसमें ज्यादा होगी बजाय इसके कि ये नीति ठीक है कि नहीं, क्योंकि अगर लोगों को ऑप्शन मिलेंगे कि किसकी नीति ठीक है, 2 नीतियां होंगी, 2 वचन होंगे, तो लोगों के पास अगर विकल्प होंगे तो निश्चित रूप से इस पर जनता का झुकाव होगा। ये एक बड़ा मसला है जिस पर लोग निर्णय लेते हैं, और एक कहना चाहिए कि जो हमारा गरीब तबका है उनको निम्न कहना, तो मैं समझता हूं ये शब्द ही खराब है, लेकिन जो आर्थिक रूप से हमारे यहाँ विपन्न लोग हैं उनके लिए तो उन जगहों पर तो ये शराब जो है बिल्कुल नाश का कारण है, और कई जगह ये जो है मिलने मिलाने का माध्यम है। तो परिस्थिति जन्य उसके हिसाब से ही निर्णय लेने पड़ेंगे, लेकिन निर्णय सुव्यवस्थित और स्पष्ट होने चाहिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल नवीन जी, अब प्रदेश पर बात आ गई है। प्रदेश को मदिरा प्रदेश का इशारा दोनों तरफ से हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अलग से एक इनको वचन पत्र निकालना चाहिए, संकल्प पत्र, कि हम शराब नीति पे क्या करेंगे, क्योंकि अब ये प्रदेश का मामला हो गया, ये दलों का मामला नहीं है। और ये जनता को ये करना चाहिए अब कि वही इसको हतोत्साहित करे, परिवार थोड़ा सा और ध्यान दे बच्चों पे, सामाजिक संगठन सक्रिय हो, और एक यदि कोई भी सरकार अपने घोषणा पत्र में ये करते हैं पार्टी कि हम जो नशा मुक्ति केंद्र हैं उनको समृद्ध और सुदृढ़ बनाएंगे, क्योंकि कई लोग आदत के शिकार हो जाते हैं, वो छोड़ना भी चाहते हैं तो उनको कोई मौका नहीं मिलता कि वो कैसे छोड़ें, बहुत हैबिचुअल हो जाते हैं।
और नशा मुक्ति केंद्र जो प्राइवेट खुले हुए हैं वो बहुत महंगे हैं, 30-30 हजार 50-50 हजार रुपये महीने लेते हैं और एक साथ भेड़ बकरियों जैसे भरे रहते हैं, ना कोई काउंसलिंग ना कोई दिनचर्या, कुछ नहीं होता। क्योंकि जो एक सदस्य परिवार में पीने लगता है पूरा परिवार नरक में जाने जैसा होता, बर्बाद हो जाता है। तो नशा मुक्ति केंद्रों की तरफ जो भी दल अपने घोषणा पत्र में 2 चीजें स्पष्ट करें कि एक तो हम शराब के बारे में हमारी नीति क्या होगी, हम बंद कैसे करेंगे, हतोत्साहित कैसे करेंगे, और दूसरा हम आधुनिक नशा मुक्ति केंद्र बनाएंगे, बड़े बड़े कैंपस होंगे जहां काउंसलिंग अच्छे साइकोलॉजिस्टों से हो, जहां योग प्राणायाम और जहां उनकी छोड़ने की पूरी व्यवस्था हो, कम से कम 3 महीने रहने की व्यवस्था हो। तब लगेगा कि हाँ आप दिल से चाह रहे हैं कि प्रदेश का युवा पीकर बर्बाद ना हो। जी समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सरकार को ये समझना पड़ेगा और समाज को भी, और बहुत खुले दिमाग से इस पर चर्चा होनी चाहिए कि शराब निश्चित रूप से एक बेहतर पेय पदार्थ तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखें हमारे आर्म फोर्सेस हैं, जो हमारी सेनाएं हैं, सशस्त्र सेनाएं, जो हमारे देश का गौरव हैं, वहाँ उनके जो कैंटीन होती हैं वहाँ शराब उपलब्ध होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जागरूक हों कि शराब का अगर सेवन भी करना है तो किस स्तर की और कैसी और कितनी, अगर करना है, और नहीं करना है तो बहुत बेहतर है। लेकिन सिर्फ जबरन अगर आप बंद करेंगे शराब तो बिहार के जो नतीजे हैं कि कितनी मौतें बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई हैं। बिहार में शराब पीकर जो लोग पकड़े गए हैं वो जमानत ना होने के कारण कोई उनकी जमानत नहीं ले पा रहे, तो जेलों में लोग विचाराधीन, हजारों विचाराधीन कैदी सिर्फ शराब पीने वाले जुर्म में जेलों के अंदर हैं। गुजरात में देखें तो गुजरात में तो सबसे बड़ा गिफ्ट ही मुझे लगता है कि शराब होती है। सबसे ज़्यादा तस्करी गुजरात बॉर्डर के आसपास होती है। तो ये समझना पड़ेगा कि जबरदस्ती कोई काम सामाजिक रूप से करवाया नहीं जा सकता। सरकारों को हतोत्साहित करने के निर्णय तो लेने चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा शराब का नुकसान अगर किसी को होता है तो जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं उनको होता है। उनको सिर्फ शारीरिक नुकसान नहीं होता, मानसिक नुकसान होता है, घरेलू हिंसा होती है, घरेलू कलह होती है, अपराध भी होते हैं, क्योंकि उनको वो जो शराब को लेकर जो सेंस है, शराब को लेकर जो ज्ञान है, एक 5 सितारा होटलों में शराब परोसी जा रही है और एक शराब कहाँ हो रही है। दोनों की जगहों की समय परिस्थिति देश काल इसमें सब देखना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि एक स्वस्थ चर्चा करे समाज के साथ, और दूसरा ये जो महंगी शराब के जो आते हैं कि इतने रुपए में इतनी मात्रा में शराब, सस्ती शराब, ये निश्चित रूप से इसको महंगा किया ही जाना चाहिए। अगर किसी को ये पीना है, इसको जो हाई एंड इस तरह की शराब है उस पर लग्जरी टैक्स लगाया जाना चाहिए, और जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग इसको पी रहे हैं उसको भी महंगा किया जाना चाहिए, ताकि कम से कम उनकी पहुंच से बाहर हो। सरकार को हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे जो स्तरहीन जो शराब है, एक तरीके से कहना चाहिए जिसको हमारे यहाँ चीप लेकर बोला जाता है, उसको लेकर रोकथाम करने की बहुत जरूरत है। हालांकि दोनों सरकारें इसमें रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की। जब वो सरकार में थी तो इनको लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। तो जरूरत है कि इस पर एक स्वस्थ चर्चा हो, सामाजिक संगठनों से चर्चा हो, व्यापारिक संगठनों से चर्चा हो, सरकार इस पर एक आम राय बनाए और एक विकल्प खोजे, बीच का रास्ता खोजे। IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रहे IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।